अगर हम एस्टिग्मेटिज्म पार्ट को देखें तो इसमें क्या है कि जैसे हम स्फेरिकल वाले पार्ट में कर रहे थे कि एक मेरिडियन थी रेटिना पे, राइट, या फिर दोनों मेरिडियन को हम स्फेरिकल से ही न्यूट्रल कर रहे थे। तो अगर हम एस्टिग्मेटिज्म पार्ट को देखें, एस्टिग्मेटिज्म को इसमें रिफ्रैक्शन कैसे करना होता है, तो बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म का कुछ पार्ट होता है जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सिंपल हाइपरोपिया, सिंपल मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म फिर कंपाउंड, फिर सिंपल कंपाउंड मायोपिक कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म, फिर मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। तो ये सारे पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन कैसे कर रहे होंगे, अगर उसका हम बात करें तो नॉर्मली जैसे हम स्फेरिकल वाले में कर रहे थे इसमें भी वैसे ही करेंगे। अब फ़र्क ये है कि ये देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगी। क्या, सपोज ये आई है, राइट, ये आई है। अब अगर सिंपल हाइपरोपिया है सपोज, तो एक तो रेटिना पे है, ये तो समझ में आ रही है। अगर ये हम डिस्टेंस लेते हैं, सपोज ये 66 है, तो यानी डायप्ट्रिक पावर 1.50 प्लस इतना डायप्ट्रिक तो चाहिए। अब इस डिस्टेंस पे रेटिनोस्कोपिक प्लेन रखा हुआ, इस डिस्टेंस से अगर हम इसको न्यूट्रल कर रहे होते हो तो पहले तो न्यूट्रल करेंगे, तो न्यूट्रल करेंगे मतलब एक रेटिना पे है और एक रेटिना के पीछे मतलब हाइपरोपिक है। इस पावर को न्यूट्रल या एस्टिग्मेटिज्म को बेसिकली हम न्यूट्रल 2-3 पार्ट से कर सकते हैं। जैसे ना तो हम स्फेयर यूज कर लें दोनों में, या फिर दोनों में हम सिलेंडर यूज कर लें, या फिर स्फेरो सिलेंडर यूज कर लें। अब ये बात बहुतों को समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं। अगर हम एग्जांपल से देखें तो सपोज इसको करेक्ट करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए हम 3 यूज कर सकते हैं। पहला, या तो स्फेयर यूज कर लें, दूसरा स्फेयर प्लस सील यूज कर लें, स्फेरो सिलेंडर जिसे बोलते हैं, या फिर दोनों हम सिलेंडर यूज कर लें। ये हम दोनों कर सकते हैं। अब बहुत को ये समझ में आ रहा होगा कि स्फेयर यूज करेंगे सिलेंडर यूज करेंगे, बट दोनों सिलेंडर यूज करेंगे, ये कैसे यूज करेंगे, पावर कैसे लिखेंगे, तो ये हम इसी सेक्शन में देखते हैं, राइट। तो ये सिलेंडर बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो पहले वीडियो जाकर मतलब पहले लेक्चर में जाकर वीडियो देखो, ऐसा कुछ है। सिलेंडर का रिफ्रैक्शन नहीं दिया गया, बट सिलेंडर पावर से प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते वो दिया गया। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर हम एक एक पार्ट को देखें तो हम ऐसे समझें कि सपोज ये है, तो इस वाले पार्ट को अगर हमें फोकल पॉइंट तो पहले यहाँ पे लाना है रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे। तो अगर फोकल पॉइंट को हम रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे लाते हैं तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे वर्किंग लेंस रखते हैं। ऐसे हम रखना मना किए थे कि नहीं रखना है, बट अभी फ़िलहाल रखते हैं, राइट। अब नहीं रखने का बेनिफिट भी हम पहले देख चुके हैं, अगर रखते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। तो ये रेटिना पे है, ये तो समझ में आ रही है, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, इस प्लेन से कॉन्साइड की है, रेटिनोस्कोपिक प्लेन है, मतलब एक मेरिडियन इस पे है। अब एक मेरिडियन जो है वो हाइपरोपिक है, राइट। और अब हाइपरोपिक है तो हम इसे आसानी से सिलेंडर का प्रॉपर्टीज अगर हम ध्यान दें थोड़ा, अगर ये सिलेंडर को हम पुट करें यहाँ पे, राइट, एक्सिस 90 पे, तो ये कहीं ना कहीं 180 पे जाके एक्शन कर रही होगी। तो अगर इसे हम करेक्ट करना है तो इसमें हम ये पावर रख सकते हैं, प्लेनो +1 सील एक्सिस 90। अब ये बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, ये विद द रूल है। कैसे विद द रूल हुआ, ये बहुतों को डाइट होगा, क्योंकि पहले वाले सेशन में हम ये बताए थे कि -180 विद द रूल और अगेंस्ट द रूल 90 वाले पार्ट पे हो रहा होता है। तो अगर हम ऐसे देखें कि हम उसमें ये भी बोले थे कि फ्लैटेस्ट मेरिडियन इफ़ सिचुएटेड एट हॉरिजेंटली देन विद द रूल एंड इफ़ सिचुएटेड वर्टिकली। तो फ्लैटेस्ट मेरिडियन वर्टिकली मीन्स अगर ये फ्लैटेस्ट मेरिडियन, राइट, इसका जो फ्लैटेस्ट मेरिडियन है जो ये वाला पार्ट है 90 पर है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं स्टीपर की जगह थोड़ा फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से ही ये वाला पार्ट यहाँ पर आ चुकी है रेटिना के पीछे जा, क्योंकि अगर कर्व होता स्टीपर होता तो ये तो रेटिना पे कॉन्साइड करता, या ज़्यादा होता तो रेटिना के इन फ्रंट पे कॉन्साइड कर रहा होता। नहीं है ऐसा, इसलिए ये पीछे जाकर कॉन्साइड कर गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे +190 दे रहे हैं। अब ये हम देखते हैं कि अब हम रिफ्लेक्स क्या देखेंगे इस पर, जो बात आती है कि रिफ्लेक्स तो देख रहे होंगे कुछ ना कुछ। अगर हम रिफ्लेक्स का बात करें
ये और ये, राइट। तो इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ये रिफ्लेक्स देखें तो हम हमेशा स्ट्रिक को आई थिंक सो ब्लू से डिनोट करते हैं, तो हम इसमें भी ब्लू ही यूज करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। तो अगर हम 180 पर स्ट्रिक रखते हैं, सपोज ये रेटिनोस्कोपिक स्ट्रिक है, अगर हम ये 180 पे रखते हैं तो हमें ये न्यूट्रल दिखाई देगी। क्यों? ये समझ में आना चाहिए, ये इसलिए न्यूट्रल दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये 180 वाले पार्ट जो है, जो वर्टिकल इमेज बनाएगा वो तो रेटिना पे बना रहा है पहले से। तो 180 पे जो स्ट्रिक है इसका मतलब है कि हम ऑकुलर मेरिडियन 90 पे डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 180 पे ये रिफ्लेक्स हम रखे हैं, रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, तो ये कहाँ जाकर कॉन्साइड कर रहे होगी, कौन से पार्ट का एक्सिस निकाल रहे होगी? 90 पे इमेज बन रही होगी इसका। तो ये तो एक रेटिना पे कॉन्साइड की हुई है। और जब हम स्ट्रिक 90 पर ले जाएंगे, अगर अब हम इसे 90 पे ले गए तो हमें बड़ा बड़ा बिट दिख रहा होगा। अभी बड़ा बड़ा बिट कहने का मतलब है कि इसमें साफ दिखाई दे रहा होगा कि बिट मूवमेंट है। क्यों? ये इसलिए दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला सीन, अब ये इसलिए दिखाई दे रहा होगा बिट क्योंकि ये 180 का इमेज बना रहा है, राइट। अभी 180 का इमेज बना रहा है तो कहीं ना कहीं अगर स्ट्रिक पे हम 90 पर रखें, मतलब 180 मेरिडियन का जो इमेज बन रहा है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी जैसे ही 180 मेरिडियन का जो इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्ट्रिक 90 पे है, मतलब एक्सिस जब हम 90 पर रखेंगे, इसमें एक्सिस जैसे ही 90 पर रखेंगे तो ये सिलेंडर में तो पावर एक ही डायरेक्शन में काम कर रही होती है, ये तो हम सबको पता है। अगर सिलेंडर का पावर का बात करें तो ये एक्सिस में 0 पावर है, तो ये कहीं ना कहीं ये इस वाले 180 वाले पर काम कर रही है। तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं, जैसे ही अगर इसको हम पुट करते हैं तो क्या ये वाला जैसे एक्सिस, मतलब इसमें ज़्यादा बिट दिखाई दे रही है तो एक्सिस इस वाले पार्ट पे रखते हैं, तो क्या है ये 180 मेरिडियन को जाकर कॉन्साइड करेगा, राइट। अभी जैसे ही 180 मेरिडियन को जाकर कॉन्साइड करेगा तो कहीं ना कहीं ये सीन चल रहा होगा प्लेनो के साथ +1 -90, ये तो समझ में आ रही है। और ये -90 क्यों? -90 बहुत को समझ, क्योंकि एक्सिस के साथ हमेशा पावर परपेंडिकुलर होता है सिलेंडर में, क्लियर। तो कहीं ना कहीं अच्छा, तो ये रेटिनोस्कोपिक 180 है तो हम हॉरिजॉन्टल का, मतलब आई ऑकुलर का 90 मेरिडियन का हम इमेज फाइंड आउट कर रहे होंगे। और अगर ये रिफ्लेक्स 90 पे है तो हम ऑकुलर का 180 का इमेज फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो ये सीन चल रही होगी इसमें। तो ये सीन हमें ये बता रही होती है कि अगर ये मेरिडियन, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिफ्लेक्स आके 180, ये रिफ्लेक्स 90, तो फिर ये ऐसा कैसे आ गया? ये इस वजह से ही आ रहा होता है कि रिफ्लेक्स उसके अपोजिट यानी परपेंडिकुलर वाले को डिफाइन कर रहा होता है। तो ये सीन में ये। अब सवाल आती है कि ये 190 और 180 ही फाइंड आउट हम कैसे करें? कहने का मतलब फिर से हम बोल रहे हैं कि ये 180 और 90 पे ही रिफ्लेक्स अगर हमें फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो पा रहा तो ये कैसे करें? तो अगर ये चेक करना है कि ये 90 का ही रिफ्लेक्स है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं कि सपोज ये 90 का है या नहीं, ये देखने के लिए आप ये रिफ्लेक्स को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, राइट। ये रिफ्लेक्स को ऐसे कर दो फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में रिफ्लेक्स को एक बार ऐसे कर दो। कर सकते हो। जैसे ही ये सेकंड मानते हैं, राइट, और ये तो फाइनल है, ये जो हम फाइंड आउट किए ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम 2 बार स्ट्रिक को ऐसे टर्न करते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही टर्न करेंगे तो ये जो बिट दिख रही है ना, ये थोड़ा ब्रॉड होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रॉड होगा मतलब 180 पर जाने लगा है। अभी थोड़ा सा और इधर आ जाएगा तो 180 पे चला जाएगा ना, या ये भी थोड़ा इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, दोनों में से कोई भी हल्का टिल्ट होगा तो 180 पे जाएगा। तो 180 तो पहले से ही न्यूट्रल है। तो एक मेरिडियन और एस्टिग्मेटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 2 मेरिडियन पे, मतलब किसी कारणवश दो जो इसका फोकल पॉइंट है ये 2 जगह मीट कर रही है किसी कारणवश। बेसिकली क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से भी हो सकती है, सिलेंडर की भी वजह से भी हो सकती है, बट यहाँ से क्रिस्टलाइन लेंस को उतना मेंशन हम लोग नहीं कर रहे होते हैं, कॉर्निया को ही लेके चल रहे होते हैं। तो कॉर्निया में 2 मेरिडियन में अलग अलग पावर आ जाने की वजह से ये फॉर्मेशन हो रही है। तो आप जैसे ही ये ऐसे करोगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो मूवमेंट है ना, इसका जो विड्थ है, इसका जो शाइनिंग है, ग्लेजिनेस है, और इसका जो मूवमेंट है ये बदल जाएगा ऐसे करने से ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो विड्थ बैंड, अगर प्यूपिलरी बैंड दिखाई दे रही है, मतलब पावर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब इस मेरिडियन में ही पावर चाहिए। और अगर
सपोज भूल जाओ कुछ पल के लिए कि ये आया, ऐसा भी हो सकता है, ये भूल जाओ, तो आप ऐसे देख के स्टिक को हर मूवमेंट में एक एक बार टर्न करके मूव करते जाओ। जहाँ पे देखो कि ग्लो आ गया मतलब वो तो एक मेरिडियन आपको फाइंड आउट हो गया। बहुत में ऐसा सोच रहा होगा कि ये तो सिंपल हाइपरोपिक है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिसाइड कर गया। अगर ना किया होता तो ऐसी क्वेश्चन हो सकती है, अगर ना किया होता तो कुछ पल के लिए अगर ना किया होता तो ऐसा सोचो कि ये हम हटा देते हैं, राइट। ये पार्ट को इग्नोर करो। अब इमेजिन करो हम इसे ऐसे ही हम रहने देते हैं उस आई वाले पार्ट को। अगर हम सिंपल सा थोड़ा सा ऐसे इसमें चेंज करें कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, राइट। सपोज ये आई है, एक मेरिडियन यहाँ पे है, एक मेरिडियन यहाँ पे है। ऐसा हो सकता है। ये आई की स्टोरी है। अब अगर रिफ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, मतलब यहाँ पे ये 66 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हुआ। इस 60 सेंटीमीटर पे अभी ये क्या है, जो ज़्यादा पावर है उसका फोकल पॉइंट जो आगे कंसाइड कर रखा है उसका फोकल पॉइंट ये होगा, और जो पीछे है उसका फोकल पॉइंट मान लो सपोज यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर है। ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा आगे है और ये उतना ही पीछे है, ऐसा एग्जम्पशन कर लो। तब एक बात बताओ, जब ये आगे है मतलब ये बेंड दे रहा होगा, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बेंड देगा। और ये आगे है तो ये अगेंस्ट मूवमेंट देगा, और ये विथ मूवमेंट देगा क्योंकि ये पीछे है। इसमें क्या हो रहा होगा, तो इसमें हम ऐसे देखें, अगर इस केस को हम यहाँ से हटा दें और यहाँ पे फिर से अगर हम ड्रॉ करें, राइट, ये तो समझ में आए कि इसमें अगेंस्ट देगा, इसमें विथ देगा। इस पार्ट को सपोज हम ऐसे देखें तो ये स्टोरी है। अब अगर ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है तो ये पहले वाले में तो हमें अगेंस्ट दिखाई देगा क्योंकि यहीं पे फोकल पॉइंट है, तो यहाँ से लाइट फिर डाइवर्ज हुई तो ये अगेंस्ट दिखाई देगी। अब ये अगेंस्ट दिखाई देगी तो कितना, ऐसा नहीं कि इसका बैंड बिल्कुल एकदम नैरो होगा क्योंकि एक कम डायप्टर से ही न्यूट्रल यहाँ पे हो जाएगी। तो बैंड इसका इस वाले जो बाहर का बैंड है जो हम रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स पे गए उसके रिफ्लेक्स में, पिपुलरी रिफ्लेक्स में थोड़ा सा ही अगेंस्ट दिखाई देगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में आएगा अगर रिफ्लेक्स इस डायरेक्शन में ले जाए तो। क्लियर। सेकंड वाले में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा है, मान लो ये तो बिल्कुल पास है, रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, ये बहुत दूर पे है, ऐसा इमेजिन है क्योंकि अगर एरो के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये विथ मूवमेंट तो देगी, ये विथ मूवमेंट तो देगी, बट ये बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा नैरो बैंड बनाएगा इसके रिस्पेक्ट में। विथ है बट ये नैरो बनाएगा। अब सवाल आती है कि ये तो स्टोरी हम देख रहे होंगे, आप स्ट्रिक को चेंज करके, रिफ्लेक्स को चेंज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किसमें क्या पार्ट दिख रहा है। ये एक ऐसा हम केस बताया है, ये 66 सेंटीमीटर पे है, ये मान लो फाइंड आउट, मान लो कि ये हमारा प्लेन है, तो ये एस्टिग्मेटिज्म का कौन सा पार्ट है, मिक्स्ड है क्योंकि एक आगे है और एक पीछे है, तो सपोज इसको हम मिक्स्ड मानते हैं, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म है ये। इसे ये सीन आ रहा है तो अब हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो प्लस सिलेंडर से भी कर लो या माइनस सिलेंडर से कर लो, कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अब अगर हम यहाँ प्लस सिलेंडर का बात करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि प्लस सिलेंडर का बेसिकली यूज हम करते कब वो देखते हैं, एंड पता है हम सबको, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ अगर हम प्लस सील का बात करें और यहाँ पे माइनस सील का बात करें, तो प्लस सील का यूज हम लोग करते हैं मोस्ट हाइपरोपिक रीजन, राइट, और लेस मायोपिक रीजन को करेक्ट करने के लिए, और माइनस सील का जस्ट अपोजिट, मोस्ट मायोपिक रीजन, लेस हाइपरोपिक रीजन को करेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे सवाल आती है कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें विड्थ ज़्यादा दिख रहा है, अगेंस्ट मूवमेंट है, तो ये तो मायोपिक पार्ट है,
तो इसके अकॉर्डिंग ना तो आप माइनस सील से इसको हैंडल करो या प्लस सील से हैंडल करो, कोई मैटर नहीं फर्क पड़ता, ये भी आप कर सकते हो। अब करेंगे कैसे, मान लो कि ये 90 वाले एक्सिस पे रखे हो तो दिखाई दे रहा है कि ये अगेंस्ट आ रहा है, तो इसमें क्या एक्सिस इसी पे रखोगे, हो सकता है -0.25 या 0.5 एक्सिस रखने पे ही 90 पे ही वैल्यू आ जाए, और ये ज़्यादा बिट दिख रहा है तो इसमें हो सकता है प्लस रखोगे और ज़्यादा वैल्यू के साथ रखोगे तब ये न्यूट्रल होगी, क्योंकि इसका विड्थ न्यूट्रल करने का मतलब ये विड्थ बड़ा भी तो होना चाहिए तभी तो ये न्यूट्रल होगा। अब अगर हम यहाँ पे वो वैल्यू रख दें, मान लो कि अगर हम इसमें वर्किंग लेंस पुट कर देते हैं, वर्किंग लेंस पुट करने के बाद क्या होगा, अब ये वाला पार्ट क्या है और ज़्यादा आगे आ जाएगा, राइट, और ये वाला पार्ट है जो भी ये भी पास में आएगा 1.5 के। अगर इसका डायप्ट्रिक रिस्पॉन्स 1.5 से कोइंसाइड करेगा तो ये ऐसा हो सकता है कि रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे मैच कर जाए, और जैसे ही रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे मैच कर जाएगा अब उसके अकॉर्डिंग हम जो पावर रखेंगे वो डायप्ट्रिक पावर कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव एरर को इस वाले पार्ट को करेक्शन में यूज कर रहा होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब अगर हम ये पार्ट को यहाँ पर कुछ देर रोकें और अगर हम इसका करेक्शन वाले पॉइंट पर ध्यान दें, अगर करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं सिंपल सा, मान लो बोथ स्फीयर लेते हैं सपोज, राइट, अगर हम इस पार्ट को यहाँ पे देखें तो अगर हम इस दोनों स्फीयर लेते हैं तो सपोज एक वाला पार्ट ये वाला पार्ट है जो +3 से हो जाता है, राइट, +3 डायप्टर से हो जाता है, और ये वाला पार्ट +5 से न्यूट्रल होता है जो कि ये 180 पे है, एग्जाम्पल है, ये 90 पे है, समझ में आ रहा है। अब ये तो क्या है कि ये हम बिना वर्किंग लेंस रखे हुए लाए, मतलब वर्किंग लेंस इसमें डिडक्स करेंगे, डिडक्शन होगी वर्किंग लेंस की, जैसे ही वर्किंग लेंस की डिडक्शन होगी तो ये वाला पार्ट क्या है, ये अगर अभी सपोज ये GRP है, ये NRP भी इसका बदलेगा, अब ये NRP में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1.50 होगा और ये +3.50, क्लियर है, क्योंकि ये 66 रेटिनोस्कोपी का प्लेन 66 पे रखे हैं, आप जिस डिस्टेंस से हो मैटर नहीं करता, उस डिस्टेंस पे डिडक्शन करोगे उतना का पावर का, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब हम इसका, ये तो मेरिडियन में है, इसे लेंस में तो लिखना है, तो लेंस में लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, +3.50, ये दोनों का डिफरेंस जो आएगी, राइट, -2 एक्सिस 180, ये तो सही नहीं चल रही है। बहुत जगह ऐसा पावर ऐसे भी लिखा होता है 3.50 इन कम्बिनेशन विथ 180, ये भी लिखा होता है, बहुत जगह ऐसा भी लिखा होता है, सबका मतलब एक ही है, बहुतों को ये समझ में नहीं आता कि ये डॉट का क्या मतलब, इसका मतलब होता है इन कम्बिनेशन विथ, राइट। यहाँ तक ये क्लियर है, ये समझ में आ रही है। अब अगर इस पावर को हम चाहें कि अगर सील से कैसे करेक्ट करेंगे, जैसा अभी हम बताए थे कि ये तो दोनों स्फीयर से न्यूट्रल किए तो ये चल रहा है कहानी, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको, ये तो दोनों सील से हुआ, सेकंड में हम लिखे थे स्फेरोसील, स्फेरोसील से भी कर सकते हैं, क्या है, एक मेरिडियन को स्फीयर से कर लो, किसी भी मेरिडियन को, +3 वाले या +5 वाले को स्फीयर से कर लो, कर लिए। अब स्फीयर से करने के बाद क्या है, सेकंड वाला ये हमें पता है कि सिलेंडर जो वैल्यू है वो एक ही मेरिडियन का पावर को करेक्ट करेगा, एक मेरिडियन को पावर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, तो क्या डायरेक्ट उस पर सिलेंडर वैल्यू रख दो। अब जो सिलेंडर वैल्यू रखोगे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिलेंडर वैल्यू रखो, उसके अकॉर्डिंग क्या एक मेरिडियन का भी वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब क्या है, जब टोटल वैल्यू जो भी आ जाए उसमें से क्या करो 1.5 डिड्यूस करो। अब प्रॉब्लम है क्या, सिलेंडर में से नहीं, सिलेंडर में से नहीं करेंगे, हमेशा डिडक्शन स्फेरिकल वाले में से होगा। बहुत सोच रहे हो कि इस पॉइंट को हम क्यों लिए, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो भी सिलेंडर, जो भी स्फेयर आप लेते हो, चाहे 3 लेते हो या +5 लेते हो, कोई मैटर नहीं करता, उसके में से सिर्फ स्फेरिकल पार्ट में से ही हम वर्किंग लेंस का जो वैल्यू है डिडक्शन करेंगे, सिलेंडर वैल्यू एज इट इज रहने देंगे। ये फाइंड आउट आ गए। अब आती है कि दोनों सील अगर वैल्यू हो तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर ये कहानी समझ में आ रही है, राइट, तो अगर हम आगे देखें थोड़ा सा, तो ये पिक्चर अगर हम हटा दें और अगर दोनों सील का हम बात करें कि दोनों सील से हम कैसे करेक्ट करेंगे, तो कुछ सीन ऐसा चल रहा होगा कि सपोज ये वैल्यू हम कितना लिखे थे, +5, राइट, लिखे थे ऐसा, ये आया था।
अब सिल में कैसे लिखेंगे पावर को, या फिर जो सिल पावर है उसे कैसे करेक्ट करेंगे, तो ये ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए वो हम क्रॉस चेक करते हैं। ये +5 - 2 180 रखें। अब इसको सिंपल ट्रांसपोजिशन कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, सिंपल ट्रांसपोजिशन। तो क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 2, राइट, ये हो जाएगा 90, हो गई। अब ये वाला पार्ट लिख दो एज इट इज। कहने का मतलब है अब ये +5 डी सिल एक्सिस 90 लिखो और डी सिल एक्सिस 180 लिखो। ये वैल्यू यूज करोगे जब +0.5 रखोगे 90 वाले पार्ट पे। ये जीआरपी से हम निकाले, एनआरपी से निकालना था एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे नहीं निकालना था। सपोज मानो कि इसका जीआरपी कुछ और होगा, ये एनआरपी है, ये एनआरपी वैल्यू से हम जीआरपी से कर दिए। आप जीआरपी को मान लो ये कोई एनआरपी वैल्यू है, अब ये भूल जाओ कि ये कोई जीआरपी था, मान लो यही एनआरपी वैल्यू आया है। ये एनआरपी कैसे आएगा, मान लो कि इसका वैल्यू 6.5 आया होगा यहाँ पे जीआरपी, और यहाँ पे जो +3 हम लाए हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 4.50, तो ये पावर एनआरपी है। तो ये एनआरपी को ऐसे करोगे तो दोनों वैल्यू सिल में आपका आ गई। अब ये दोनों वैल्यू सपोज, अब बहुत का ये डाउट होगा कि अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, अगर ये दोनों वैल्यू सिल में है तो सिल से हम स्फेयर कर कैसे जाएं? जब यहाँ से हम ऐसे आ सकते हैं तो यहाँ से ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब अगर हम बैक टू यहाँ पे जाना चाहें, राइट, अगर यहाँ तक तो हम ये देखें, अगर इस वैल्यू को हम वापस रिवर्स में जाना चाहें, यहाँ पर आना चाहते हैं कि सिल वैल्यू तो किए हैं, या डायरेक्ट कोई सिल से ही न्यूट्रल किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको स्फेयर में कैसे लिखें, वो सपोज ऐसे मानो कि ये कोई वैल्यू है, यही वैल्यू हम रख लेते हैं, राइट, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, एज इट इज। ये वैल्यू है डी सिल 90, राइट, +3 डी सिल 180। अब इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को वैसे ही करना है जैसे इस वैल्यू को किया था। करना क्या है, इसको मेरिडियन में कन्वर्ट कर लो। सपोज ये 90 लिखा हुआ है ना, ये 90, तो ये पता है कि ये जो एक्सिस होता है यहाँ पे स्फेरिकल वैल्यू होता है, ये स्फेरिकल वैल्यू यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे मान लो प्लेनो लिख लो या फिर 0 0 लिख लो, राइट, और यहाँ पर +5 रख लो। सेम यहाँ पे भी कर लो ऐसे ही, ये 180 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर मान लो ये +3 इस पे है, राइट, और ये 180 पे 0 0 कर लो या प्लेनो लिख लो। अब ये क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो ऐसा सीन कुछ बन जाएगी, ये +5, राइट, ये +3 बन गई। अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया। अब क्या कैसे लिखते हो वो तो पता है, ये मैक्सिमम प्लस को हम लोग लेते हैं +5 डी स्फेरिकल, राइट, इसके साथ -2 डी सिल एक्सिस 180। अब ये वाला पार्ट जो हम लिखे हैं वो बिल्कुल इसके जैसा हो गया। क्लियर। तो ये समझ में आ गई कि आप इस वाले पार्ट से यहाँ जा सकते हो और यहाँ वाले पार्ट से फिर वापस यहाँ जा सकते हो। ये एक प्रोसेस है। ये सेपरेटली भी तुम देख सकते हो या ऐसे वैल्यू कर सकते हो। ये कहानी समझ में आ रही है। अब समझ में आ रही है बहुतों को कि ये जो न्यूट्रल हम एस्टिग्मेटिज्म में कर रहे होते हैं तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि कभी विद दिख रहा होता, कभी अगेंस्ट दिख रहा होता। तो ऐसा इमेजिन करो, ये हटा देते हैं। तो सपोज मानो कोई ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, राइट। अब उस ग्राफ के अकॉर्डिंग सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करो। ये ग्राफ है, राइट। अभी रेटिनोस्कोपिक प्लेन ये है, आई ये है, तो ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन है और ये यहाँ पर है, तो ये सिंपल हाइपरोपिक है। ये समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मेरिडियन का जो लाइट है वो तुम्हारे रेटिनोस्कोपिक प्लेन से कोइंसाइड कर चुका है ऑलरेडी, और ये एक पीछे है। ये सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। दूसरा केस ऐसे इमेजिन करो, राइट। तुम्हारा ये प्लेन है,
और यहाँ पे तुम अगेंस्ट मूवमेंट ले रहे हो, तो ये सिंपल मायोपिक है, क्योंकि एक मेरिडियन ऑलरेडी तुम्हारे इस वाले पार्ट से मैच कर चुका है। क्लियर है? ऐसा ही तो है। और एक और केस हम देखें, सपोज हम रेटिनोस्कोपी किस प्लेन पे है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर रेटिनोस्कोपी किस प्लेन पे है और ये सीन चल रही है, ये सिंपल हाइपरोपिक, ये वाला पार्ट सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ये मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, राइट, MXA मिक्स एस्टिग्मेटिज्म। क्यों? क्योंकि ये एक है जो तुम्हारे प्लेन के आगे, एक तुम्हारा जो फोकल प्लेन है उससे एक आगे उससे एक पीछे, और तुम्हारा रेटिनोस्कोपी इस बीच वाले पार्ट में है, तो कहीं ना कहीं ये अल्टरेशन शो आ रहा होगा इसकी वजह से, राइट। ये वाला पार्ट विद दिखेगा, ये वाला पार्ट अगेंस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही ये अगेंस्ट दिखेगा, और यहाँ पे ये विद दिखेगा, राइट। अगर ये सारे पार्ट को हम इसमें ड्रॉ कर दें, मतलब रिफ्लेक्स पर देखें कि क्या हम देख रहे होंगे, तो हम कुछ ऐसा देख रहे होंगे। इमेजिन करें तो ये पार्ट है, राइट, ये रिफ्लेक्स है, ये तीन स्टोरी है, तीनों को हम एक साथ डिफाइन कर रहे होंगे। अच्छा, एक और देखा है, यहाँ पे एक और ड्रॉ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम सेपरेटली चेक करेंगे अलग अलग मेरिडियन पे क्या हो रहा होगा। राइट, अगर ये सीन है तो एक में क्या है, इस वाले पार्ट पे देखें तो रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे एक है, मतलब एक मेरिडियन में लाइट न्यूट्रल दिखाई देगी, राइट, और एक मेरिडियन में बीथ दिखाई देगा, मोर बीथ, मतलब ये जो रेटिनो प्यूपिलरी मार्जिन का रिफ्लेक्शन है बहुत नैरो होगा, ये बीथ दिखाई देगा। ये ऐसे करो या फिर ऐसे करो, ये ग्लो ऐसे ही रहेगा। इस वाले पार्ट में देखें तो क्या है, ये तो मिक्स्ड है, तो एक में अगेंस्ट दिखाई देगी और एक में विद दिखाई दे रहा होगा, किसी में भी। ये वाला सीन इस वाले में चल रहा होगा। अगर इसका बात करें तो इसमें भी एक अगेंस्ट दिखाई देगा, ये अगेंस्ट दिखाई देगा, और ये वाला पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा सीन इसलिए बन रहा होगा कि आई के अंदर ये कहानी चल रहा है, तो आप ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये कहानी में हम यहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें डायप्ट्रिक पावर पुट राइट करना पड़ेगा। अब इमेजिन करो अब ऐसा हम सोचते हैं कि ये सारा कहानी ठीक है, ये समझ में आ रही है कि जो भी चला। अब इसमें हम देखते हैं ये हटाकर कि हम अननोन सिलेंडर या फिर अननोन स्फेयर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, या फिर वो राइट पोजीशनिंग क्या होगी उसकी। अगर सिलेंडर या पावर अननोन है, फाइंड आउट करने का सिंपल सा फंडा है, राइट। ये तीन केस लिए हैं। अब ऐसा इमेजिन करो कि मान लो कोई कुछ रेसिडुअल एस्टिग्मेटिज्म है, कुछ सिलेंडर आई में एग्जिस्ट कर रहा है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्या है, ये प्रैक्टिस पहले स्कीमेटिक आई पे ही करना पड़ेगा। जब स्कीमेटिक आई पे कर रहे होगे ना, जब सीख रहे होगे,
उस टाइम क्या है, तुम्हें कुछ सिलेंडर अननोन वैल्यू पहले ही पुट कर दो एज ए ऑक्सिलरी लेंस, तो उसमें फैंटम रिफ्लेक्स आएगी। फैंटम रिफ्लेक्स मतलब जब ओरिजिनल आई पे करोगे तो जो पिपुलरी रिफ्लेक्स आती है वही उसमें स्कीमेटिक आई में फैंटम रिफ्लेक्स आती है। अब क्या है, मान लो कि ये जो अस्ट्रिक है ना, एक बार यहाँ पे रखे हो ना, इस अस्ट्रिक को ना कुछ कुछ डिस्टेंस पे इसको वैरी करो, टर्न करो इसको, राइट, ऐसे ऐसे नचाओ इस स्ट्रिक को, रेटिनोस्कोपी रिफ्लेक्स को टर्न करो। अब जैसे ही टर्न करोगे ना तो ये वाला जो स्ट्रिक है ना ये भी टर्न होगा कुछ कुछ एंगल से, क्योंकि पिपुलरी रिफ्लेक्स आ रहे होगी कहीं ना कहीं। अब जब ये टर्न हो रहा होगा कुछ डिग्री से, जिस डिग्री से नचा रहा होगा, जो स्टिग्मेटिज्म होगा, जहाँ जहाँ पे ये कॉन्साइड कर रहा होगा उस फोकल पॉइंट से, उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्स दे रहा होगा। तो क्या है, आप पावर चेक करने के लिए क्या करो, सपोज मान लो कि आई में प्रैक्टिस करने के लिए कि कुछ डिग्री का पहले से रिफ्रैक्टिव एरर अगर 1 है तो 0.75 रखते हो, तो वो क्या है, उसका जो विड्थ है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 अचीव नहीं किए हो। अगर हम इसको ऐसे देखें कि सपोज आई में कुछ रिफ्रैक्टिव एरर है +1 का, अगर तुम +0.75 रखते हो तो कुछ आएगा उसमें, और 1.25 रखते हो तो भी कुछ आएगा। तो अगर यही पावर है एग्जैक्ट, तो ये वाला पार्ट में तो कहीं ना कहीं बीथ आएगी, और ये पावर में कहीं ना कहीं अगेंस्ट आएगी। ये समझ में आ रही है? और ये वाला पावर में न्यूट्रल आ रही होगी। अब क्या है कि जब ये न्यूट्रल आ जाए तो ये पावर जो वर्किंग लेंस है, अगर पहले से रख के कर रहे हो तो वो हटा दो, और अगर नहीं कर रहे हो तो इस पावर से वर्किंग लेंस को डिड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा, -0.5 डायप्टर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पहले से ही जो रेटिनोस्कोपिक प्लेन है वो 66 सेंटीमीटर पे बैठ के कर रहा है। ऐसे ही अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है तो क्या करो कि सेम ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स को टर्न करो, जहाँ पे इसका, अब ये 3 चीज़ देखना है। जब रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स टर्न कर रहे होगे तो तुम्हें 3 चीज़ फाइंड आउट ये करना है कि पहला इसका विड्थ देखो, राइट, विड्थ देखो, स्पीड देखो, और ब्राइटनेस देखो। ब्राइटनेस मीन्स लुमिनेंस रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स का। ये तीनों चीज़ हमेशा माइंड अप करो। अब ये तीनों चीज़ वैरी किस चीज़ पे करती है? ऐसे विड्थ डिफाइन करेगा, तुम न्यूट्रलिटी के पास हो तो, एक्सिस के पास हो तो विड्थ ज़्यादा होगा, मतलब न्यूट्रल पोजीशन पे हो रहा है। स्पीड भी डिसाइन करती है रिफ्रैक्टिव एरर पे, अगर ज़्यादा फास्ट जा रही है मतलब न्यूट्रल के पास हो। जैसे बोले थे ना कि जब न्यूट्रल हो जाए तो मूवमेंट बहुत कहता है स्टेडी है, यही रिवर्सेबल पॉइंट है। और बहुत ऑथर का ऐसा मानना है कि ये इतना ज़्यादा मूवमेंट हो जाता कि पता ही नहीं चलता कि ये बीथ हो रहा है या अगेंस्ट हो रहा है, ये पॉइंट है। तो आप ये स्पीड पे डिसाइड करो। और पहले भी बताएं, हाइपरोपिक केस हो तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो विड्थ, स्पीड, लुमिनेंस नापना आसान होता है, मेजरमेंट करना, डिटरमाइन करना आसान होता है। बट अगेंस्ट हो तो टफ है, तो ज़्यादा माइनस रख दो पहले से ही। अब धीरे धीरे पॉइंट स्टेप से आओ, राइट, उस पॉइंट को डिडक्ट करो, ये आसान है। अब इस वाले पार्ट में लुमिनेंस का बात करें, इसमें भी सेम है। ज़्यादा पावर होगा डल लुमिनेंस दिखेगी, कम पावर होगा मोर ग्लेजिनेस दिखेगी, राइट। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्लेजिनेस तो कभी कभी, हाँ, तो वो जो ग्लेजिनेस समझ रहे हो कि जैसे हम लोग बताएं कि ग्लेजिनेस की वजह होती है परगेंजी इमेज बन रहा हो, सेंटर के एक्सिस पे बैठ रहा हो, वो भी है। बट डायप्ट्रिक के इन द सेंस में भी ये कहीं ना कहीं ग्लेजिनेस काम कर रहा होगा, अगर आप रिफ्लेक्स के पास जाओगे तो भी। और 1 पॉइंट, अगर स्मॉल सिलेंडर का बात करें या स्मॉल एरर का हम बात करें कि +0.12, चाहे वो सील का बात करें या फिर +1.2 स्फेयर का बात करें, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे ही नॉर्मली, या फिर स्कीमेटिक आई पे प्रैक्टिस करते हो तो, या फिर नॉर्मली किसी पेशेंट पे या क्लासमेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या करो, 1.5 रखो उसमें, और कोई एक्सिस पे टर्न कर दो, मतलब किसी भी एक्सिस पे ऐसे ही रख दो। कौन सा एक्सिस पता नहीं, बिना देखे हुए ईमानदारी से, क्योंकि सीखना तो अपन को है, तो ईमानदारी भी अपन को ही बरतनी है ना। ऐसा नहीं कि पीछे जाकर एक्सिस चेक कर लो। अब क्या वो देखो, और क्या करो कि अगर सपोज मान लो कि, अब क्या करो, ये वाला ये प्रोसीजर फर्स्ट करो। ये अनवांटेड एक्सिस रखे हो इमेट्रोपिक आई पे या स्कीमेटिक आई पे भी कर रहे हो तो भी ये वाला एक्सिस क्रिएट करो या रखो, ऑक्सिलरी लेंस रखो, राइट। अब ये वाला पार्ट को क्या करो कि तुम परफॉर्म करना शुरू करो। अब जब ये रख दिए हो ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट,
तब ये अलग अलग रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स को टर्न करना स्टार्ट करो। अब जैसे ही टर्न करोगे तो रिफ्लेक्स का ना जो रिफ्लेक्स ग्लेजिनेस आ रही है ना, उसमें सिग्निफिकेंट थोड़ी ना कहीं चेंजिंग आ रही होगी। वो चेंजिंग को डिटेक्ट करने की प्रैक्टिस करो, वो चेंजिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये क्या आती क्या है। अब जब ये डायरेक्शन जान जाओगे ना, तब ये 1 पॉइंट फाइंड आउट करना बड़ी बात नहीं। ये तो पहला हुआ। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो कि 1 है, 1 पहले रख दो, पहले से ही ऑक्सिलरी लेंस अगर स्कीमेटिक में करो, रियल में तो ट्रायल फ्रेम में 1 रखो। अब क्या करो, 1 रखने के बाद 0.75 का एरर करो, मतलब 0.75 तुम रखो, 0.25 का इसमें डायप्ट्रिक चेंज आ रहा होगा। 0.25 को अब तुम रिफ्लेक्स, फिर यही प्रोसेस करना, अलग अलग रिफ्लेक्स लेके जाओ, पुपिलरी रिफ्लेक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कितना का रिफ्लेक्टिव एरर आ रहा होता है। तो ये थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये 0.15 सिलेंडर समझ में आने लगेगा। और जिस दिन ये 1 पॉइंट सिलेंडर का डिटर्मिनेशन या डिटेक्शन समझ में आने लगी, उस दिन समझ जाओ कि अब रेटिनोस्कोपी सही हो रही है। तो ये सारा सा कहानी समझ में आएगा कि हम ग्राफ पर क्या बता रहे थे। राइट, सो अप टू दिस आई थिंक सो कंप्लीट एस्टिग्मेटिज्म रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे सिलेंडर को लेकर।